इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। आपको लग रहा होगा कि भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए ये महिलाएं छठ पूजा करने धरती के उत्तरी ध्रुव पर चली गई हैं, लेकिन नहीं, ये दृश्य है दिल्ली में यमुना नदी का। ये जो बर्फ दिखाई दे रहा है यह कोई बर्फ नहीं बल्कि प्रदूषण युक्त झाग है। यही झाग तो हमारी समस्या है और इससे बड़ा दुर्भाग्य है कि इसको लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का खेल चलता है। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे यमुना नदी में झाग के इस समस्या को लेकर। वैसे तो नदी के पानी में झाग बनना एक आम प्रक्रिया है, लेकिन आम प्रक्रिया में झाग क्यों बनते हैं इस पर बात कर लेते हैं। यमुना में झाग की कहानी से पहले आपको बता दें कि आखिर पानी में झाग बनते क्यों हैं। बहते पानी में दो तरह से झाग बनते हैं। एक वो होते हैं जिसमें मृत पौधों और उनसे निकलने वाली वसा की वजह से बनते हैं, लेकिन इनकी मात्रा काफी कम होती है और ये बनते हैं तो स्वतः खत्म भी हो जाते हैं। दिखने में ये झाग साबुन की तरह ही होते हैं, लेकिन ये उनसे अलग होते हैं। मगर यमुना नदी में जो झाग है ये वो वाले झाग नहीं है, बल्कि फास्फेट से बनने वाले झाग हैं। इसी फास्फेट की वजह से साबुन या डिटर्जेंट से झाग बनता है। दरअसल पौधों के मृत और सड़ने वाले हिस्सों में वसा के अणु होते हैं जो पानी में अच्छे से धुल नहीं पाते हैं। वह पानी की सतह पर एक अदृश्य परत के रूप में बने होते हैं, लेकिन जब पानी में हिलता है, लहरें आती हैं या फिर झरने का पानी गिरता है तो पृष्ठ तनाव के एक परत में झाग बदल जाते हैं। बता दें कि पृष्ठ तनाव किसी भी द्रव का वह विशेष गुण होता है जिसमें द्रव अपने क्षेत्रफल को कम करना चाहता है। झाग बने यह बुलबुले पानी से हल्के होते हैं और इसीलिए यह सतह की एक पतली झिल्ली की तरह तैरते रहते हैं और धीरे धीरे एक जगह जमा हो जाते हैं और पूरा झाग का अंबार सा नजर आने लगता है। हालांकि यमुना वाले झाग इससे काफी अलग है। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अनुपचारित सीवरेज के नदी में जाने की वजह से पानी में फास्फेट और सरफेक्टेंट की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे झाग पैदा होती है। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि यमुना में झाग क्यों बनती है। तो आपको बता दें कि यमुना में फास्फेट का स्तर काफी ज्यादा हो जाता है और इसी वजह से काफी ज्यादा झाग हो जाते हैं। वैसे नदियों के पानी में फास्फेट की मात्रा भी होती है और पानी में ऑक्सीजन आदि की मात्रा कंट्रोल रखते हैं, मगर यमुना में इसका मात्रा काफी ज्यादा है, तो इस वजह से इस काफी नुकसानदायक भी इसके लिए हो जाता है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की रिपोर्ट में सामने आया है कि यमुना में फास्फेट की मात्रा 6.9 मिलीग्राम पर लीटर से लेकर 13.42 मिलीग्राम पर लीटर तक है। ये काफी ज्यादा है। फास्फेट की इतनी मात्रा साबुन वगैरह में भी नहीं होती है। वैसे जो नदी में फैट होता है पानी के बहने की वजह से स्वतः ही साफ हो जाता है, लेकिन ज्यादा मात्रा की वजह से इस समय ऐसा नहीं हो पा रहा है। बता दें कि अकार्बनिक रसायन में फास्फोरिक अम्ल और क्षारों की क्रिया से जो लवण बनते हैं वो फास्फेट कहलाते हैं। इस फास्फेट के कई महत्वपूर्ण उपयोग भी हैं, लेकिन फास्फेट त्वचा में जलन पैदा करता है। अगर यह पानी पेट में चला जाए तो इससे मिले रसायनों की वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परेशानियां और टाइफाइड जैसी दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं। इतना ही नहीं, लंबे वक्त तक अगर उद्योगों का प्रदूषित जल जिसमें हैवी मेटल पाए जाते हैं शरीर में जाए तो इससे न्यूरोलॉजिकल मतलब तंत्रिका तंत्र से जुड़ी परेशानियों के साथ ही हार्मोन में असंतुलन भी पैदा हो सकता है। ऐसे में जरूरत है कि समय रहते इससे बचाव के उपाय किए जाएं। इसके लिए हानिकारक कचरे को नदी में फेंकने से रोका जाए, अनुपचारित सीवेज अथवा प्रवाहित मल में न फेंका जाए और जल के पारिस्थितिक प्रवाह को बनाए रखा जाए। तो इसके लिए इसके साथ सरकार के साथ साथ आम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, तो ही हम यमुना को स्वच्छ रख पाएंगे। अब जान लेते हैं कि फास्फेट क्यों बढ़ जाता है, उसके मतलब किस कारणों से फास्फेट की मात्रा बढ़ने लगती है। तो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के कई हिस्सों में सीवेज के साथ साथ बिना ट्रीट किया हुआ कचरा भी फेंक दिया जाता है। इस वजह से नदी में फास्फेट की मात्रा बढ़ जाती है। इसके साथ ही इंडस्ट्री के केमिकल और इनके यहाँ इस्तेमाल होने वाले डिटर्जेंट यमुना में मिलते हैं, जिसकी वजह से फास्फेट की मात्रा बढ़ती है। अब जानते हैं कि नदी में कई बार ये ज़्यादा क्यों हो जाते हैं। इसके पीछे का कारण है कि इस वक्त नदी का बहाव कम होता है और इस वजह से झाग एक जगह इकट्ठा हो जाता है और ज़्यादा दिखाई देने लगता है। इसके अलावा ओखला बैराज भी इसका अहम कारण है। ये सरकारी रिपोर्ट में सामने आ चुका है कि आईटीओ के डाउनस्ट्रीम और ओखला बैराज पर ज़्यादा झाग का निर्माण होता है। बता दें कि ओखला बैराज से डिस्चार्ज के बाद गिरने वाले पानी के कारण दूषित पानी में या नदी के तल पर मौजूद कीचड़ में मौजूद सरफेक्टेंट और फोमिंग एजेंट उत्तेजित हो जाते हैं, जिससे झाग बनना शुरू हो जाता है। अब बात कर लेते हैं यमुना नदी के बारे में कि ये कहाँ से निकलती है और इसका उद्गम स्थल क्या है। यमुना नदी उत्तराखंड के निचले हिमालय के सबसे ऊपरी क्षेत्र में 6,387 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। अपने उद्गम स्थल से यह नदी अपनी यात्रा में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड राज्यों से होकर दिल्ली तक जाती है।
यमुना अपने रास्ते में कई सहायक नदियों से मिलती है, जैसे टोंस, जो उत्तराखंड की सबसे लंबी और सबसे बड़ी सहायक नदी है, और फिर अंत में इलाहाबाद में आकर त्रिवेणी संगम नामक पवित्र स्थान पर गंगा में विलीन हो जाती है, जो कुंभ मेले का प्रसिद्ध स्थल है। यमुना नदी की पौराणिक कथाओं में जिक्र हमें सुनने को मिलता है, जिसमें हम देखते हैं कि यमुना नदी को हिंदू धर्म में देवी की मान्यता के रूप में पूजा जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यमुना सूर्य देव की पुत्री और मृत्यु के देवता यम की बहन है, इसीलिए इन्हें यमी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी भगवान श्री कृष्ण की कहानियों से भी जुड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण को उनके जन्म की रात वासुदेव यमुना पार ले गए थे। पौराणिक कथाओं में अगर देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म की रात जब वासुदेव नवजात शिशु को टोकरी में रखकर शहर से भाग रहे थे, तो उन्हें विशाल यमुना नदी पार करनी पड़ी थी, जिसे आश्चर्यजनक रूप से उस व्यक्ति और बच्चे के लिए अपनी धारा बदल दी थी। बस इसी वजह से यमुना नदी को पवित्र जल में स्नान करने से व्यक्ति को मृत्यु के कष्टों से मुक्ति मिलती है। अब जान लेते हैं कि यमुना की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो यमुना की सहायक नदियों में टोंस, शारदा, हिंडन, गिर, कुंटा, ऋषि गंगा, बेतवा, हनुमान गंगा, चंबल, सिंध और केन है। यमुना नदी का उपयोग भी बहुत ही है हमारे देश में। लगभग 57 मिलियन लोग अपनी दैनिक जल आवश्यकताओं के लिए यमुना पर निर्भर हैं। लगभग 10,000 घन मीटर के वार्षिक प्रवाह और 4400 घन मीटर के उपयोग के साथ नई दिल्ली की 70% से ज़्यादा जल आपूर्ति में योगदान करती है। हमारे देश में यमुना नदी की जितनी ही मान्यता है, जितना ही हम उन्हें देवी के रूप में पूजते हैं, उससे ज़्यादा उसकी हालत खराब है। तो ऐसे में हम सबका कर्तव्य बनता है कि अगर हम नदियों को देवी के रूप में पूजते हैं तो उनका देवी की तरह ही सम्मान करें और उनमें कचरा ना फेंकें। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।